हेलो एवरीवन। आज हम लोग टीपीए ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 65 से शुरू करने जा रहे हैं। ये ऊपर जो निर्णय लिखा हुआ है ये धारा 58 से संबंधित है, जो हम आपको पिछले टर्न पे पढ़ा चुके हैं, पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं। थोड़ा सा इसके बारे में हम आपको बता दें। ये निर्णय जो धर्मजी शंकर सिंधे वाला है ये हमने पढ़ाया था आपको। धारा 58 का जो सी पार्ट था, सशर्त सशर्त विक्रय द्वारा बंधक, उसमें पूरा ये निर्णय पढ़ाया था। पिछले टर्न पे ये हो चुका है। अब हम लोग आगे धारा 65 से शुरू करेंगे। क्या कहती है धारा 65? पहले समझ लें। बंधककर्ता द्वारा विवक्षित संविदाएं। विवक्षित संविदाएं उनको कहते हैं, दो तरह की संविदाएं होती, अभिव्यक्त और विवक्षित। अभिव्यक्त हम संविदाओं के बारे में पूरा बताएंगे आपको संविदा अधिनियम में। अभिव्यक्त वो होती हैं जो अभिव्यक्त कर दी जाए, चाहे वो लिख के हो चाहे वचन से हो। और विवक्षित जो होती जिनमें खुल के बात कोई नहीं की जाती है और संविदा हो जाती है। जैसे आप मान लीजिए ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, ट्रेन में कोई जूता पॉलिश करने वाला चढ़ा, उसने कहा साहब जूता पॉलिश कर दें। आपने ना हाँ बोला ना बोला, आप मुस्कुरा दिए। वो बेचारा पॉलिश करने लगा, वो समझ गया कि हाँ साहब जो है पॉलिश करवाना चाह रहे हैं। तो ये संविदा विवक्षित संविदा होती है। या का आपने टेम्पू से जाना है, कहीं से आपने हाथ दिया, उससे पूछा कहाँ जाना है, फला जगह जाना है, आप बैठ गए, ठीक, आप उतरे, आपने उसको पैसा दे दिया। तो इस तरह की सारी संविधाएं जो होती हैं जिसमें अभिव्यक्त ना किया जाए, तो वो सारी संविधाएं विवक्षित संविधाएं होती हैं। विस्तृत पढ़ेंगे हम लोग। फिलहाल अब से देखें कि इसमें आपको धारा 65 में लिखना क्या है। बंधककर्ता द्वारा विवक्षित संविधाएं देखें। तत्प्रतिकूल संविदा ना हो तो ये समझा जाएगा कि बंधककर्ता ने बंधकदार से संविदा की है। कि कोई अगर एडवर्स बात नहीं आ रही है सामने न्यायालय के, तो न्यायालय ये मानता है कि बंधककर्ता ने बंधकदार से निम्नलिखित संविदाएं की हैं। पहली बात क्या है? वो हित, सबसे मेन बात यह है, वो हित जिसे बंधककर्ता बंधकदार को अंतरित करने की प्रवंजना करता है। प्रवंजना कहते हैं मना लेना, मना लेने को कहते हैं। प्रवंजना करता है, अस्तित्वयुक्त है और उसे अंतरित करने की शक्ति बंधककर्ता को है। कहने का मतलब है बंधककर्ता कोई संपत्ति को बंधक रखना चाहता है बंधकदार के पास और अंतरित करना चाहता है, करने के लिए इच्छुक है, करने के लिए मना लेता है कि हम इसका आपको ये बंधक कर रहे हैं, इसके बदले में आप हमको 1000 रुपये दे दीजिए। इसका मतलब वो संपत्ति जिसको बंधक रखने गया उसका अस्तित्व है और उसे अंतरित करने का बंधककर्ता को अधिकार है। ये एक विवक्षित संविदा है। इसमें ये मान के चला जाता है कि वो संपत्ति उसी की है और वो बंधक रख सकता है। अब वो चुरा के ले आए या कुछ करे तो ये उसका अपना फॉल्ट है। दूसरा पॉइंट देखें, खा इसमें क्या कहता है? बंधककर्ता बंधक संपत्ति पर बंधककर्ता के हक की प्रतिरक्षा करेगा, या यदि बंधकदार का उस पर कब्जा है तो बंधककर्ता उसे उस हक की प्रतिरक्षा करने योग्य बनाएगा। कहने का मतलब ये समझ लीजिए आप, बंधककर्ता बंधक संपत्ति पर बंधककर्ता के हक की प्रतिरक्षा करेगा। समझ लीजिए इस बात। कहने का मतलब ये है बंधककर्ता जो है बंधक संपत्ति पर बंधककर्ता के हक की प्रतिरक्षा करेगा। जो बंधककर्ता के हक है उनकी प्रतिरक्षा करेगा। और अगर क्या हुआ है, बंधकदार ने कब्जा ले लिया, अगर बंधककर्ता के पास कब्जा है संपत्ति का तो वो उसकी प्रतिरक्षा करेगा बंधककर्ता। और अगर बंधकदार को अंतरित कर दी गई है संपत्ति, कब्जा जो है बंधकदार का है, तो उसे इस लायक बनाएगा कि आप, बंधकदार से कहेगा कि आप इस बंधक संपत्ति पर कब्जा रखे हुए हैं, इसलिए इसके हित की रक्षा करिए और जो खर्चा होगा या कुछ भी होगा वो हम, या जिस तरह की परिस्थितियां आएंगी हम आपके साथ खड़े हैं। का पॉइंट समझ लीजिए।
जब तक बंधक संपत्ति पर बंधकदार का कब्जा नहीं है तब तक संपत्ति की बाबत शोध सब लोक प्रभारों को बंधक करता देगा। क्या कह दिया यहाँ पर समझ लीजिए, जब तक बंधक संपत्ति पर बंधकदार का कब्जा नहीं है, ठीक, तब तक संपत्ति की बाबत सब शोध सब लोक प्रभारों को बंधक करता देगा। अभी भी बंधक संपत्ति जो है बंधककर्ता के पास है, कब्जा बंधककर्ता का है, क्योंकि उसने कब्जा बंधकदार को नहीं दिया है। तो जो भी प्रभार होंगे, जो भी खर्चे आएंगे, जो भी क्योंकि बंधककर्ता उस संपत्ति को बरत रहा है, यूज कर रहा है, इसलिए जो भी प्रभार उस पर है, जो भी खर्चे लग रहे हैं, वो भी कौन देगा? बंधककर्ता देगा। ये बात बताई गई पॉइंट घ में। पॉइंट घ क्या कह रहा है? यदि बंधक संपत्ति पट्टा है और पट्टेदार के कब्जे में नहीं है तो पट्टे के नवीकरण की राशि पट्टाकर्ता करेगा। ये भी घा बात भी यही कह रहा है कि बंधक संपत्ति पट्टा है और अभी भी संपत्ति पर कब्जा जो है पट्टाकर्ता का है, तो जो भी नवीकरण की राशि आएगी, चूंकि पट्टाकर्ता पट्टा की संपत्ति पर धारित है, धारण किए हुए, इसलिए जो खर्चा आएगा वो भी कौन देगा? पट्टाकर्ता देगा, पट्टे के नवीनीकरण के लिए। फिर इलाहाबाद बता दी गई, बंधक के पूर्व के शोध राशियों का भुगतान बंधक पट्टाकर्ता करेगा। अगर पट्टाकृत संपत्ति है तो बंधक रखने से पहले जो भी उस पर राशियां शोध थी, चाहे वो लगान हो या कोई और ऐसा खर्च हो जो पट्टाकर्ता के कब्जे में रहते हुए उस पर दे हुआ है, तो उन सब खर्चों का, उन सब शोध राशियों का भुगतान जो है पट्टाकर्ता ही करेगा, क्योंकि पट्टाकर्ता के ही पक्ष में अभी संपत्ति है, अंडर में अभी तक संपत्ति है। ये सारे कहने खा, गा और घा और ड़ा, ये सारी के सारी ये बता रहे हैं पॉइंट कि बंधककर्ता का संपत्ति पर कब्जा है, अभी भी बंधकदार के पास कब्जा नहीं किया है, तो जो भी खर्चे हैं, जो भी लाइबिलिटीज हैं, जो भी दायित्व हैं, वो सब बनते हैं किसके? पट्टाकर्ता के या बंधककर्ता के। ठीक, आगे चले हम लोग। बहुत इंपॉर्टेंट है धारा 68। क्या कहती है? बंधक धन के लिए वाद लाने का अधिकार। इसमें हमने बहुत छोटा सा ऊपर लिख दिया है, धारा 60 से लेके धारा 66 तक ये सिर्फ और सिर्फ बंधककर्ता को लगती है, और 66 के बाद जो धाराएं हैं वो लगती हैं बंधकदार को। अगर हम धारा 68 की बात कर रहे हैं तो ये आएगी बंधकदार से संबंधित होगी। देखें क्या कह रही है धारा 68, बंधक धन के लिए वाद लाने का अधिकार। इसका मतलब बंधक धन के लिए वाद लाने का अधिकार किसको है? बंधकदार को है, क्योंकि ये धारा 66 के बाद आ रही है। समझ ले पहले ये धारा क्या कह रही, शब्द क्या लिखना है वो समझ ले। उपधारा 1 कहती है इसकी 68 की, बंधक धन के लिए वाद लाने का अधिकार बंधकदार को निम्नलिखित दशाओं में ही है, अन्यों में नहीं। अर्थात क्या मतलब है? बंधकदार जो है सिर्फ निम्नलिखित 4 दशाओं में ही बंधक धन के लिए वाद ला सकता है और किसी दशा में नहीं ला सकता। वो दशाएं कौन सी हैं? पहले का पॉइंट समझ ले हम लोग। का पॉइंट कहता है जहां की बंधककर्ता बंधक धन के प्रति संदाय के लिए अपने आप को आबद्ध करता है। अगर बंधककर्ता ने अपने आप को आबद्ध किया है कि हम खुद आपको ये पैसा देंगे, तो क्या कर सकता है? बंधकदार जो है धन लाने के लिए वाद ला सकता है। दूसरी बात खा में कहा गया है, जहां की बंधककर्ता या बंधकदार के सदोष कार्य या व्यतिक्रम से भिन्न किसी हेतु से बंधक संपत्ति पूर्णता या भागता नष्ट हो जाती है। हुआ क्या, दुर्घटना क्या हुई है? खंड खा में देखें आप, जहां की बंधककर्ता या बंधकदार के सदोष कार्य, ना ही बंधककर्ता ने, ना ही बंधकदार ने कोई ऐसा काम किया, ना ही ऐसा कोई व्यतिक्रम किया, लापरवाही की कि जिससे बंधक संपत्ति पूर्णतया या भागता नष्ट हो जाती, फिर भी वो संपत्ति नष्ट हो गई बिना किसी
सदोष कार्य के जो कि बंधककर्ता या बंधकदार द्वारा किया गया, मतलब वो नेचुरली वो संपत्ति जो है नष्ट हो गई, खराब हो गई, बर्बाद हो गई, तो क्या करेगा, तो भी बंधकदार वाद ला सकेगा धन को वसूल करने के लिए। तीसरी बात, जहां की बंधकदार अपनी पूर्ण प्रतिभूति से या उसके किसी भाग से बंधककर्ता के सदोष कार्य या व्यतिक्रम के द्वारा परिणाम स्वरूप वंचित कर दिया गया है। अब यहाँ पर बंधककर्ता ने जो है कोई ऐसा सदोष कार्य कर दिया या ऐसी कोई बदतमीजी कर दी, व्यतिक्रम कर दिया, कोई ऐसी लापरवाही कर दी, कोई ऐसी अनौपचारिक कार्य कर दिया, जिससे क्या हुआ, बंधकदार बेचारा जो है, जो उसे प्रतिभूति दी गई थी, उसको प्रतिभूति दी गई थी बंधकदार को, उससे बेचारा वंचित हो गया। वो तो वंचित होने के कारण अब वो पैसा कहाँ से वसूल करेगा, क्योंकि अब वो लाएगा वाद किसके खिलाफ, बंधककर्ता के खिलाफ। डी और आखिरी घा और आखिरी बात देख लें, जहां की बंधकदार बंधक संपत्ति पर कब्जे का हकदार है, वहां यदि बंधककर्ता उसे कब्जा दिलाने में असफल रहता है। कहने का मतलब, बंधकदार किसी बंधक संपत्ति पर कब्जा पाने का हकदार था और फिर भी बंधककर्ता ने उसे कब्जा नहीं दिलाया, तो क्या करेगा, बंधकदार मजबूर है कि वो बंधककर्ता पर वाद लाए। इन दशाओं में, इन 4 दशाओं में ही बंधक धन के लिए, जो बंधकदार ने बंधक रखी है संपत्ति, उसको धन को वसूल करने के लिए वो बंधककर्ता पर वाद ला सकता है, अन्यथा नहीं। अब आप आ जाइए धारा 69A, संपत्ति अंतरण अधिनियम धारा 69A। 69A क्या कह रही है, रिसीवर की नियुक्ति, उसको कहते हैं 69 का रिसीवर की नियुक्ति। कब रिसीवर नियुक्त होगा, कैसे होगा, ये या क्या होगा, ये हालांकि हम इसको आपको सीपीसी में भी पढ़ा चुके हैं। समझें पहला पॉइंट क्या कह रहा है, बंधकदार को उपधारा 2 के उपबंधों के अधीन रहते हुए ये हक होगा कि वो बंधक संपत्ति या उसके किसी भाग की आय का रिसीवर अपने द्वारा या अपनी ओर से हस्ताक्षरित लेख द्वारा नियुक्त करे, अपनी ओर से हस्ताक्षरित लेख द्वारा नियुक्त करे। कौन कर सकता है, मतलब देखिए, पहली बात तो ये समझ में आई हमें कि उपधारा ये बता रही है कि बंधकदार जो है वो रिसीवर नियुक्त कर सकता है, किसके उपबंधों के अधीन, उपधारा 2 कह रही है, वो क्या कह रही है वो समझ लें। उपधारा 2 को देख लें, यदि कोई भी व्यक्ति ऐसे नामित ना किया गया हो या रजामंद ना हो या मर चुका हो, तो बंधकदार ऐसे व्यक्ति को नियुक्त कर सकेगा जिसकी नियुक्ति के लिए बंधककर्ता भी सहमत हो। ऐसी सहमति ना होने पर बंधकदार न्यायालय से रिसीवर नियुक्त करने का आवेदन कर सकता है। यहाँ पर बात को समझ लीजिए, यदि कोई भी व्यक्ति ऐसे नामित ना हो, मतलब ऐसे नामित ना क्या हो का क्या मतलब है, रिसीवर नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति का नाम ना दिया गया हो, या रिसीवर नियुक्त होने के लिए कोई व्यक्ति रजामंद ना हो, या रिसीवर जिसको नियुक्त किया गया है वो मर गया है, तो बंधकदार क्या होगा, ऐसे किसी व्यक्ति को नियुक्त करने से पहले बंधककर्ता की सहमति लेगा। अगर बंधककर्ता सहमत है तो बंधकदार बंधककर्ता की सहमति से रिसीवर नियुक्त कर देगा। अगर बंधककर्ता जो है सहमत नहीं हुआ, तो अब बंधकदार को न्यायालय के शरण में जाना पड़ेगा। अब जो रिसीवर नियुक्त होगा वो न्यायालय की आवेदन देने के जो बंधकदार है आवेदन देगा और उस आवेदन पर न्यायालय रिसीवर को नियुक्त करेगा। इस पर आगे पॉइंट 3 बताया गया है, इस प्रकार नियुक्त रिसीवर, आगे समझे,
पॉइंट 3 बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ, ध्यान से समझ लीजिए। इस प्रकार नियुक्त रिसीवर बंधककर्ता का अभिकर्ता या अधिकर्ता या एजेंट समझा जाएगा। जो रिसीवर नियुक्त किया गया है बंधक दार द्वारा, वो बंधककर्ता का अभिकर्ता समझा जाएगा। ये बताई गई है उपधारा 3 में बात। एजेंट होता है किसका? बंधककर्ता का। कौन? रिसीवर। नियुक्त कौन करता है? बंधकदार। ये 3 बातें जरूर ध्यान रखें आप। कंफ्यूजन होता है, कंफ्यूजन ना रखिए। क्लियर है बिल्कुल यहाँ से कि जो रिसीवर नियुक्त होता है वो किया जाता है बंधकदार द्वारा, मगर वो अभिकर्ता किसका माना जाता है? बंधककर्ता का। आगे चले हम लोग। अब आ जाए हम लोग संपत्ति अंतरण अधिनियम धारा 70 क्या कहती है? बंधक संपत्ति में अनुवृद्धि। अनुवृद्धि कहते हैं एक्सेशन को। एक्सेशन का मतलब होता है बढ़ जाना। क्या हुआ देखें, पहले धारा को देख लें। यदि बंधक की तारीख के पश्चात बंधक संपत्ति में कोई अनुवृद्धि होती है, बढ़ जाती है, तो बंधकदार तत्प्रतिकूल संविदा न होने पर प्रतिभूत के प्रयोजन के लिए ऐसी अनुवृद्धि का हकदार होगा। कहने का मतलब, ये हमने इससे पहले भी बताया था आपको, 60 से 66 तक, धारा 60 से लेकर धारा 66 तक जो है वो बंधककर्ता से संबंधित हैं, और धारा 66 के बाद वो बंधकदार से संबंधित हैं। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि बंधक की तारीख के बाद अगर बंधक संपत्ति में कोई बढ़ोतरी हो रही है, तो अगर कोई तत्प्रतिकूल संविदा नहीं है, जरूर शब्द लिखिएगा आप, कोई अगर तत्प्रतिकूल संविदा नहीं है, तो प्रतिभूत के तौर से, प्रतिभूत के प्रयोजन से ऐसी जो अनुवृद्धि होगी उसका हकदार कौन होगा? ऐसी ऐसी वृद्धि का हकदार, चूंकि ये धारा 66 के बाद आ रही है, इसलिए होगा कौन हकदार इसका? बंधकदार। ये ध्यान रखिएगा। 2 दृष्टांत हैं, जो ये दृष्टांत HJS 2018 में आए थे, 18-19 में, 18-20 कह सकते हैं आप। देखें क्या कहलाते हैं दृष्टांत। पहला क्या था? का नदी के किनारे वाला कोई खेत खा के पास बंधक रखता है। ठीक, वो खेत जलोढ़ से बढ़ जाता है। जलोढ़ में बताया था वो मिट्टी होती है जो नदी के साथ आ जाती है, तो उसके कारण वो खेत बढ़ गया। अपनी प्रतिभूत के प्रयोजन के लिए खा इस वृद्धि का हकदार है। चूंकि खा कौन है? बंधकदार है, इसलिए इस प्रतिभूत के तौर का हकदार कौन हुआ? ये बंधकदार खा हुआ। उसके अलावा दृष्टांत खा भी देख लें, दृष्टांत भी याद रखने आपको, इसलिए हमने लिखे यहाँ पर। का निर्माण भूमि का कोई टुकड़ा खा के पास बंधक रखता है और तत्पश्चात टुकड़े पर गिरह खड़ा करता है। अपनी प्रतिभूत के प्रयोजन के लिए खा गिरह का तथा उस भूमि के टुकड़े का हकदार है। ठीक, किसने लिया? का निर्माण भूमि से टुकड़ा किसने लिया? बंधक रखा किसके पास? खा के पास। खा ने क्या किया? उस टुकड़े पर मकान बना लिया, तो प्रतिभूत के तौर पर खा उस मकान जो उसने बनाया उसका भी हकदार है और उस टुकड़े का भी हकदार है। ये बात ध्यान रखना आप लोग। फिर आ जाइए आप धारा 72 में। क्या कहती है धारा 72 संपत्ति अंतरण अधिनियम की? सकब्जा बंधकदार के अधिकार। क्या क्या अधिकार हैं सकब्जा बंधकदार के? समझ लें। बंधकदार इतना धन व्यय कर सकेगा जितना, इसकी जो उपधारा का है वो विलोपित है, ओमिटेड है। खा में देखें, बंधकदार इतना धन व्यय कर सकेगा जितना, खा पॉइंट में बताया गया है, नाश, संपहरण। संपहरण का मतलब होता है जब्ती, जब्त कर लेने से संबंधित होता है संपहरण, या विक्रय से संपत्ति का परिरक्षण। परिरक्षण कहते हैं सुरक्षित रखना, रिजर्वेशन को सुरक्षित करने के लिए। कहने का मतलब हुआ
संपत्ति को नाश से बचाने के लिए, उसको जब्ती से बचाने के लिए, उसकी विक्रय से बचाने के लिए, या उसको सुरक्षित रखने के लिए इतना धन व्यय कर सकता है। आगे हम लोग देखेंगे कितना कंडीशन फुल हो जाएगी। ग पॉइंट में बताया गया उस संपत्ति पर बंधककर्ता के हक के समर्थन के लिए। ठीक, बंधककर्ता का जो हक है उसके समर्थन में जो धन लगता है उसको इस्तेमाल कर सकता है, खर्च कर सकता है। घ बात है उसमें स्वयं अपने हक को बंधककर्ता के विरुद्ध पक्का, सॉरी बंधककर्ता नहीं होगा, यहाँ बंधकदार होगा, सही है, कोई त्रुटि नहीं है। घा पॉइंट में उसमें मतलब पहले गा में बता दिया उस संपत्ति पर बंधककर्ता के हक के समर्थन के लिए, मतलब बंधककर्ता के हक के समर्थन के लिए जो धन व्यय होना होगा उतना उसका उतना व्यय कर सकता है। घा में बताया है उसमें स्वयं अपने हक को बंधककर्ता के विरुद्ध पक्का करने के लिए, अगर बंधककर्ता के विरुद्ध बंधकदार को कोई हक पक्का करने के लिए धन व्यय करना पड़ रहा है तो वो भी बंधकदार व्यय कर सकता है। ला और पांचवी बात बताई गई है जबकि बंधक संपत्ति नवीनीकरण या नवीकरणीय पट्टा वाली है तब पट्टे के नवीकरण के लिए आवश्यक है। कहने का मतलब हुआ यहाँ पर एक शब्द जो बार बार यूज होना था वो था आवश्यक है, कि अगर कोई संपत्ति ऐसी है जिसका नवीकरण होना है, नवीनीकरण होना है, चाहे वो वार्षिक हो चाहे वो मासिक हो, तो पट्टादार जो है इतना धन व्यय कर सकता है जितना नवीनीकरण के लिए आवश्यक है। ठीक, ये चार दशाएं हो गई, नाश से बचाने के लिए, सुरक्षित करने के लिए, संपत्ति पर बंधककर्ता का हक समर्थन करने के लिए, उसमें अपने स्वयं के हक को बंधककर्ता के विरुद्ध पक्का करने के लिए, या नवीनीकरण जरूरी है तो नवीकरण के लिए इतना धन आवश्यक है उतना धन व्यय कर सकता है। और यदि कोई प्रतिकूल संविदा ना हो तो मूलधन जो देय हो उसमें 9% वार्षिक ब्याज दर से वृद्धि कर सकेगा। कहने का मतलब हुआ बंधकदार इतना धन व्यय कर सकता है, मान लीजिए उसने 10,000 रुपया खर्च करा है तो उस पर 10,000 पे 9% वार्षिक ब्याज भी वो वसूल कर सकेगा, किससे? बंधककर्ता से। ठीक, इतना धन व्यय करने का अधिकार है सा कब्जा बंधकदार का, क्योंकि वो बंधककर्ता की संपत्ति को सुरक्षित करने इन सब के लिए जिम्मेदार है, और जो धन व्यय हो रहा है वो वसूल कर सकता है। आगे चले हम लोग। अब 72 से लेकर धारा 105 के बीच की धाराएं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम लोग आप सीधे चलते हैं धारा 105 पर। संपत्ति अंतरण अधिनियम धारा 105 पट्टे की परिभाषा, बहुत इंपॉर्टेंट धारा है ये। क्या कहती है पट्टे की परिभाषा? पहले परिभाषा समझ लें, बिल्कुल सही और शुद्ध शब्दों में ऐसे ही लिखना है आपको जैसा हमने लिखा है। स्थावर संपत्ति का पट्टा ऐसी संपत्ति का उपभोग करने के अधिकार का ऐसा अंतरण है जो एक अभिव्यक्त या विवक्षित समय के लिए या शाश्वत काल के लिए किसी कीमत के जो दे दी गई हो या जिसे देने का वचन दिया गया हो, अथवा धन या फसलों के अंश या सेवा या किसी अन्य मूल्यवान वस्तु के जो कालावधित रूप से अंतरिति द्वारा अंतरक को दी जाती है प्रतिफल के रूप में किया गया हो। कौन क्या गया हो? वचन, यहाँ पर वचन वर्ड इस्तेमाल हुआ है। कहने का मतलब हुआ पट्टा क्या होता है? पहली बात तो आप समझ ले पट्टा क्या होता है। पट्टा क्या है? संपत्ति के उपयोग करने के अधिकार का अंतरण है, जो क्या हो सकता है? अभिव्यक्त या विवक्षित रूप से या किसी निश्चित काल के लिए, अनिश्चित काल के लिए, जैसा भी हो उसके लिए हो सकता है। फिर अगली बात, ऐसी कीमत पर हो सकता है जो जिसके पक्ष में पट्टा किया जा रहा है वो ये वचन दे कि हम इतनी पैसे आपको वार्षिक या मासिक देंगे, या फसल देंगे, या उसका कुछ अंश देंगे, या कोई ऐसी चीज उसके बदले में जिस लिए आप हमें पट्टा कर रहे हैं। तो पट्टादार ये वचन देता है कि हम इसके एवज में आपको कुछ ना कुछ, किसको? पट्टादार जो अंतरिति है, आगे हम पढ़ाएंगे आपको, और पट्टाकर्ता जो है वो अंतरक है। मतलब वो राशि जो निश्चित हो जाती है वचन में, वो अंतरिति प्रतिफल के रूप में अंतरक को देगा, ये कहलाता है पट्टा। पट्टे की परिभाषा। अब आगे बता दिया पट्टाकर्ता कौन है, पट्टेदार कौन है, प्रीमियम कौन है, भाटक क्या है, ये सब बता दिया। वो अंतरक
पट्टाकर्ता कहलाता, मतलब जो संपत्ति को अंतरित कर रहा है वो पट्टाकर्ता है। अंतरिती मतलब जिसके पक्ष में पट्टा किया गया वो पट्टेदार है। वो कीमत जिसे देने के करार किया गया, वचन किया गया, वो प्रीमियम कहलाती है। और इस प्रकार धन धन, अंश या अन्य वस्तु भाटक कहलाती हैं। भाटक और प्रीमियम में थोड़ा सा फर्क है। प्रीमियम जो होता है हमने लिख दिया है नीचे, एक मुश्त चुकाया जाता है। जैसे मान लीजिए महीने का किराया 200 रुपया है, तो ये भाटक हो गया। आप इकट्ठा दे दें किसी को 600 रुपया, 800 रुपया, तो ये प्रीमियम हो जाएगा। तो प्रीमियम एक मुश्त चुकाया जाता है, जबकि भाटक समय समय पर चुकाया जाता है। ये बात याद रखेंगे। इसमें एक निर्णय है, इंपॉर्टेंट निर्णय है, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है। अचिंत्य कुमार शाह, अचिंत्य कुमार शाह बनाम मिस ननी प्रिंटर्स। एग्जैक्टली ये अचिंत्य कुमार शाह थे, इनका केस चल रहा था। मिस ननी प्रिंटर्स AIR 2004 का ये केस है सुप्रीम कोर्ट का। इसमें असल में विवाद ये उठा कि एक पक्षकार कह रहा था ये पट्टा है, दूसरा कह रहा था अनुज्ञप्ति है। तो सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कोई समव्यवहार, इसमें इतना ही लिखना है आपको, कोई समव्यवहार पट्टा है अथवा अनुज्ञप्ति, उसका निर्धारण करार के दस्तावेज का सार तत्व, पक्षकारों का आशय व समव्यवहार द्वारा किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई भी चीज़ पट्टा है या अनुज्ञप्ति है, ये जो दस्तावेजों का सार तत्व, दस्तावेजों को देखने के बाद जो निष्कर्ष निकलता है, उसके अलावा पक्षकारों का आशय क्या था और उनका दोनों के प्रति व्यवहार क्या था, इन सब चीज़ों को आपस में मिला के कोर्ट देखेगा, तब उसको डिसाइड करेगा कि जो इन लोगों के बीच बंधन था वो पट्टे से संबंधित था या अनुज्ञप्ति से संबंधित था। अब यहाँ पर हमने अपना नंबर दे दिया है 9450770672, ये व्हाट्सएप नंबर है। हम चाहते हैं कि आप लोग व्हाट्सएप से जुड़ जाएं, क्योंकि अब एग्ज़ाम्स का आपकी सिर्फ 2 महीना बचा है और बहुत प्रेशर है, आप लोगों के ऊपर प्रेशर होता है एग्ज़ाम का, बहुत मेंस बहुत टिपिकल माना जाता है और सचमुच में है। शब्द कैसे लिखना है, आंसर कितना लिखना है, ठीक, जजमेंट राइटिंग कैसे करनी है, फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस कैसे होना है, बहुत सारी क्यूरीज आप लोगों के दिमाग में चल रही होती हैं। ऊपर से एग्ज़ाम करीब आता जाता है तो आप पे प्रेशर बढ़ता चला जाता है। तो उस प्रेशर को मिनिमाइज़ करने के लिए हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क करें, हमसे जुड़ें। हम सारी क्यूरीज को, आपके प्रेशर को मिनिमाइज़ करेंगे, क्यूरीज को पूरा करेंगे। इसके लिए हमने बहुत नॉमिनल फ़ीस 500 रुपये रखी हुई है। ये फीस भी रिफंडेबल है। जो कैंडिडेट हमसे जुड़ने के बाद सिलेक्शन ले लेगा, चाहे वो जब ले ले, हम ये उसकी फ़ीस रिफ़ंड कर देंगे, वापस कर देंगे। फ़ीस का कोई मसला नहीं है। वैसे भी अगर आप जुड़ना चाहें और पैसे का कोई मसला हो रहा है तो आप हमारे साथ कम्युनिकेट कर लें। फ़ीस का कोई मसला नहीं, हमारा मकसद सिर्फ सिलेक्शन दिलाना है। अगर आप नहीं भी जुड़ते हैं तब भी कोई बात नहीं, पढ़ते रहिए, ये मैटर सबको शेयर करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर चैनल हमारा ढूंढने में कोई दिक्कत हो रही हो तो आप, हमने नीचे लिख दिया है @लॉ क्लासेस बाई फिरोज सर। आप डायरेक्ट यूट्यूब पे डालिए, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। पूरा 1 दिन से लेकर 100 दिन के बीच में हम पूरा UP PCS जे मेंस का आपको कॉम्पैक्ट और जूस दे रहे हैं, समझ लीजिए। आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, आप मेहनत से पढ़ाई करिए। ऑलमोस्ट आप पेपर पढ़ चुके होंगे, अब आप रिवीजन कर लीजिए। ये नोट्स हम आपको हैंड रिटन नोट्स विद जजमेंट राइटिंग दे रहे हैं। जजमेंट जितने भी सुप्रीम कोर्ट के रिलेट अच्छे लॉज हैं, जितने केस लॉज हैं, उन सबको इंक्लूड कर रहे हैं, कंप्लीट मैटर दे रहे हैं। कहीं ना भटकिए, अच्छे से तैयारी करिए, सारे अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, खुद अच्छे से पढ़ाई करिए, सिलेक्शन लीजिए। बस इतना ही उद्देश्य है हमारा, आप लोग सिलेक्शन ले लें। कोई भी प्रॉब्लम है तो हमारे नंबर पर हमें कांटेक्ट कर ले, हम आपकी हर बार प्रयास करेंगे कि आपकी मदद करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।